हमारे साथ आज एनबीसीसी के मैनेजमेंट बने हुए हैं। हमारे साथ मिस्टर पीके गुप्ता हैं। एनबीसीसी को हाल ही में 350 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है और कंपनी की ऑर्डर बुक की स्थिति कैसी है, FY24 के लिए क्या कंपनी का ग्रोथ आउटलुक है और साथ ही रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी क्या देना चाहती है, इन सब पर, इन सारे पहलुओं पर आइए बात करते हैं गुप्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर गुप्ता। वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। हमने आपका जो एक कंटिन्यूअस ट्रेंड देखा ऑर्डर बुक का, आप चाहे बात करें पिछले साल अगस्त 2022 से लगातार आपको ऑर्डर बुक अच्छी रही है, आपको ऑर्डर स्ट्रॉन्ग मिले हैं। सिर्फ एक डिप जो हमें देखने को मिला है वो जनवरी में देखने को मिला था। अभी भी आपको रीसेंट ऑर्डर मिला है, मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू ऑर्डर। लेकिन जनवरी में जो डिप था ये किस वजह से था गुप्ता जी? ऑर्डर बुक के डिप की बात कर रहे हैं? हाँ जी। ऑर्डर बुक तो ऊपर नीचे होता रहता है। ऑर्डर बुक ऐसा नहीं है कि मंथली बेसिस पे मिलता है। ऑर्डर बुक का तो साल भर का प्रोजेक्शन देखना ज्यादा उचित होगा। तो इसलिए किसी एक मंथ में ऐसे मंथ हो जाते हैं जिनमें ऑर्डर बुक जीरो भी हो जाती है, क्योंकि हमारे ऑर्डर कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। तो इसलिए उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि जनवरी में ऑर्डर बुक कम थी। ओवरऑल ऑर्डर बुक कंपनी की अच्छी है और अभी जो हमारी बात चल रही है ऑर्डर बुक्स के लिए, करीब 11,000 करोड़ के ऑर्डर बुक जो है वो एडवांस स्टेज में है डिस्कशन में, जिसमें आम्रपाली जो प्रोजेक्ट है उसमें जो बचा हुआ FAR है उसको बनाने के लिए हमारी बात चल रही है। वो काफी बड़ा ऑर्डर होगा, अगर फ्रक्टिफाई होता है तो 8,000 करोड़ के करीब होगा। और उसके अलावा हमारे पुडुचेरी में मेडिकल कॉलेज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिस के लिए मिनिस्ट्री के साथ न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट J&K में वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज है 550 करोड़ का। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन ऑयल उड़ीसा कैंपस इन भुवनेश्वर 300 करोड़ का। DMF वर्क जाजपुर 300 करोड़ का। ये ऑर्डर बहुत एडवांस स्टेज में है, जल्दी आने वाले हैं। तो ऑर्डर बुक इस साल की उम्मीद है कि बहुत स्ट्रांग रहेगी। अगर ये आम्रपाली वाला FAR भी फाइनलाइज होता है तो 14-15 हजार के करोड़ हो जाएगी। अदरवाइज भी 6,000 करोड़ के करीब ऑर्डर बुक इस साल की हो जाएगी। 11,500 करोड़ के ऑर्डर। रेवेन्यू गाइडेंस की बात है, ये इस साल में 9,000 करोड़ कंसोलिडेटेड बेसिस पे और स्टैंड अलोन बेसिस पे 6500 करोड़ के करीब का अनुमान है। और अगले साल में हम इसको 7,500 करोड़ स्टैंड अलोन बेसिस पे और 10,000 करोड़ कंसोलिडेटेड बेसिस पे क्रॉस करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। तो गुप्ता जी, ऑर्डर बुक तो आपकी स्ट्रांग है, ऑर्डर पाइपलाइन तो स्ट्रांग है। जब ये एनालिस्ट को आपका स्टॉक पसंद भी आ रहा था और मार्केट ने रिवॉर्ड भी किया, एनबीसीसी की मूव आप पीछे के दिनों में देखें भी। एक थोड़ी सी और डिटेल्स, आपके जो रीसेंट ऑर्डर विन है 350 करोड़ का जो आपका ऑर्डर मिला है, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं, किस चीज के लिए मिला है? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज में जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है उसका एक्सपेंशन है और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स का अपग्रेडेशन और रेनोवेशन है। मेजरली ये एक्सपेंशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। राइट। मिस्टर गुप्ता, क्योंकि हम देख रहे हैं आपका बहुत सारी वर्टिकल्स में एक्सपोजर है। आप अभी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, अभी आप एक प्रयागराज में भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एक्सपेंशन की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें कि कौन से वर्टिकल्स हैं जहां पर हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, कहां से ऑर्डर बुक ज्यादा बड़ी देखने को मिल रही है, तो क्या वो रियल एस्टेट ही होगा, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ही होंगे, या फिर कुछ दूसरे स्पेसिस भी हैं? नहीं, सभी फील्ड्स में है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। अभी हम आम्रपाली में जो FAR बनाने वाला वो टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें बड़ा ऑर्डर बुक मिलने की उम्मीद है। अदरवाइज सभी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में गवर्नमेंट के और सभी तरह के इंस्टीट्यूट में, स्मार्ट सिटीज में हमें पुडुचेरी में ऑर्डर मिला है, अलीगढ़ में ऑर्डर मिला है, फॉरेन में मालदीव में हम काम कर रहे हैं, बुरुंडी में हमें ऑर्डर मिला है। तो सभी फील्ड्स में ऑर्डर हैं हमारे। गुप्ता जी, आपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की बात की। अगर सिर्फ इसी ट्रिगर को, इसी केवियट की बात और करें तो कितना बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल आपको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से देखने को मिलता है? और आपके पास कुछ लैंड बैंक्स भी हैं, वो कब तक मोनेटाइज हो सकती हैं? वो कैश फ्लो भी तो कंपनी में आएगा, वो भी स्टेक होल्डर्स को काफी इंटरेस्ट करता है। लैंड बैंक्स हमने मोनेटाइज करने शुरू कर दिए हैं। पटना का कंस्ट्रक्शन का टेंडर हमने अवार्ड कर दिया है
और कोयम्बटूर का हम टेंडर फ्लोट करने जा रहे हैं। उसके बाद जयपुर की रियल एस्टेट हम उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और एक एक करके जितने भी हमारे लैंड बैंक हैं सबको हम मोनेटाइज करेंगे और सबको कंस्ट्रक्शन करके मोनेटाइज करेंगे। मिस्टर गुप्ता, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर बुक पाइपलाइन में हैं, आई एम श्योर आप यहाँ पर क्या किसी तरह का डेट रीस्ट्रक्चरिंग या फिर कैपेक्स एक्सपेंशन या फंड रेजिंग जैसी कोई चीज़ भी होगी, या फिर सेल्फ फंडेड होंगे ये प्रोजेक्ट्स, या फिर ये जो एसेट मोनेटाइजेशन है इससे फ्लो को यूज़ किया जाएगा, कैश फ्लो को यूज़ किया जाएगा? कंपनी पर अभी फिलहाल करंटली डेट कितना है, और डेट रिडक्शन का कोई प्लान भी कंपनी ने बनाया? नहीं, हम डेट फ्री कंपनी है, अभी कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। हमारे क्योंकि ज्यादातर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट हैं, तो क्लाइंट पैसा देते हैं, ज्यादातर एडवांस में देते हैं या जस्ट काम खत्म होने के कारण के एकदम बाद देते हैं, तो इसलिए जो क्लाइंट पैसा देते हैं उससे हमारा काम चलता है। आम्रपाली में लोन जरूर लिया गया, बट वो भी एनबीसीसी के ऊपर डेट नहीं है, वो जो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रिसीवर है उनके ऊपर डेट है, तो वी आर ए डेट फ्री कंपनी। ओके गुप्ता जी, वन लास्ट क्वेश्चन कि इस वक्त मार्जिन और रेवेन्यू का आउटलुक, आपने हालांकि शुरुआत में एक फिगर जरूर शेयर की, लेकिन अगर इसे ब्रेक डाउन करना चाहें कि मार्जिन और रेवेन्यू की क्या गाइडेंस आप हमें FY24 के लिए, FY25 के लिए, यहाँ से 3 साल और फिर 5 साल की क्या गाइडेंस आप हमें दे सकते हैं, रेवेन्यू की भी और मार्जिन की भी? अगले साल का मैंने बता दिया कि 10,000 करोड़ का कंसोलिडेटेड बेसिस पे करेंगे कम से कम, और उसके बाद ऑर्डर बुक क्योंकि हमारी स्ट्रांग है और अभी जो भी रियल एस्टेट में डाउनफॉल था वो भी खत्म हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा जोर है, तो हम कम से कम 20% पर ईयर की दर से उसके बाद इंक्रीज करेंगे अपना रेवेन्यू। और ऑलरेडी काफी है, और हम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और एक दूसरा हम जो सेक्टर ध्यान कर रहे हैं उस पर, क्योंकि एनसीआर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, करीब 20-22 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे बिल्डर्स ने बीच में काम छोड़ दिया है और वो मकान बन नहीं पा रहे हैं आम्रपाली की तरह, तो वो भी हम टारगेट कर रहे हैं कि बिल्डर से बात करके या जिस भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उन प्रोजेक्ट्स को लें और उनको पब्लिक को बना के दें। वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है और उसमें हमें 10-15 हजार करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है अगले 2-3 सालों में। तो मिस्टर गुप्ता, सिर्फ एक क्लैरिटी जी, सिर्फ एक क्लैरिटी लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास फिगर थी कि FY24 में आपके मार्जिन, EBITDA मार्जिन लगभग 4.5% के हिसाब से आप 7500 करोड़ तक के रेवेन्यू की गाइडेंस पहले दे चुके हैं, तो क्या आप एक गाइडेंस को रिवाइज कर रहे हैं अपवर्ड, अगर 10,000 या 11,000 करोड़ की बात हो रही है? नहीं, ये 10,000 करोड़ का मैं अगले साल के लिए दे रहा हूँ, 23-24 के लिए जी, FY24 के लिए ही मैं बात कर रही हूँ। हाँ, तो 7500 करोड़ स्टैंड अलोन बेसिस पे है एनबीसीसी का, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे 10,000 करोड़। ठीक है, कंसोलिडेटेड बेसिस पे 10,000 करोड़, ठीक है, कंसोलिडेटेड बेसिस पे हमारी सब्सिडीज को मिला के। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुप्ता, आज समय दिया आपने, इतनी सारी बातों पे क्लैरिटी हमें दी। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन दिखती है कंपनी की, और कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट के FY24 के लिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे 10,000 करोड़ तक की विद इंक्लूडिंग ऑल द सब्सिडरीज रेवेन्यू गाइडेंस जो हमसे शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारी बातें हमसे करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट है एक फंडामेंटल नजरिया लेना जरूरी है एनबीसीसी पर। रवि, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको इंपॉर्टेंट कंक्लूड्स बता देती हूँ, क्योंकि कंपनी क्लियरली ये कह रही है कि उनके पास ऑर्डर पाइपलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इनफैक्ट कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो FY24 के लिए जो रेवेन्यू गाइडेंस दे रहे हैं वो 10,000 करोड़ की दे रहे हैं। डिफरेंट वर्टिकल से आते हैं, कंसल्टेंसी बिजनेस में उनको बड़े बड़े वर्टिकल्स, हर डिफरेंट वर्टिकल से ऑर्डर मिल रहे हैं, और वो पॉजिटिव भी है इस बात के लिए कि FY25 तक उनका आम्रपाली के प्रोजेक्ट से भी मोनेटाइजेशन, लैंड बैंक भी, लैंड पार्सल्स को भी मोनेटाइज कर रहे हैं। इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो एनबीसीसी पर क्या व्यू निकल कर आ रहा है, टारगेट प्राइस क्या होनी चाहिए अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो? पहले तो प्रियंका जी कांग्रेचुलेशन, मैं सुन रहा था और आपने बहुत क्लियर तरीके से पूछा, जो 7500 के करीब था, 10,000 करोड़ का बोला,
बहुत क्लियरेंस की वहां पर जरूरत थी और हमें भी कंफ्यूजन था। तो पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अब देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं तो ऑर्डर बुक या मार्जिन की बात करें 4.5% मार्जिन है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है और स्टॉक अब एक अच्छे वैल्यूएशन पर आ गया है। 42 रुपए से करेक्ट होकर के अब 33 रुपए के पास आ गया है। तो प्रियंका जी अब अट्रैक्शन तो यहाँ पर बनता है और 25 रुपए का अगर लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो ये स्टॉक वापस से 48 से 50 रुपए के लक्ष्य अचीव कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि आप इसको लॉन्ग टर्म रखिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपके लिए स्टॉक नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ये स्टॉक काफी अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा डिविडेंड यील्ड अगर इसका बढ़ जाए तो स्टॉक में और 4 चांद लग सकते थे, लेकिन कंपनी ने, मैनेजमेंट ने काफी क्लियर किया कि उनकी यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। डेट फ्री भी उन्होंने पूरी की पूरी डिक्लेरेशन दी है। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर को भी वो कॉन्फिडेंस में प्रॉफिट मिल सकता है। राइट बिल्कुल रवि, बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। फिगर में डिस्क्रिपेंसी आ रही थी, इसलिए मुझे लगा शायद कि उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाई है क्या ऊपर की तरफ। तो उन्होंने बाद में बताया कि स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस प्लस वो अपनी सारी सब्सिडरीज को एक साथ करके अब बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपना व्यू हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए NBCC पर।